हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग तृतीय चैप्टर का पढ़ते हैं तत्वों का वर्गीकरण। उनमें हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं और मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या दोष है, क्या क्या डिफेक्ट है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आवर्त सारणी आप देखे होंगे तो उन्होंने क्या किया है कि धातु और अधातु को पृथक कर दिया गया है, को पृथक किया कर दिया। आवर्त सारणी में जो लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व है उसमें धातु है। राइट साइड में जो पी ब्लॉक है, राइट साइड में जो पी ब्लॉक है जिसमें 6 समूह है, उसमें क्या है कि आपका अधातु भी है, उपधातु भी है और कुछ भारी धातु। तो धातु और अधातु को क्या क्या उन्होंने पृथक कर दिया। दूसरा है कि एस ब्लॉक में जो है, दूसरा है एस ब्लॉक में प्रबल धात्विक तत्व है, धात्विक तत्व। डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है। और पी ब्लॉक में जो है, जो पी ब्लॉक में आपके समूह संख्या जो 13 से 18 तक है, 13 से 18 तक ये समूह 13 से 18 तक है। 18वें समूह में जो उत्कृष्ट गैस को रखा गया है, उत्कृष्ट गैस को रखा गया है ना। तो इस तरह से पृथक किया गया है। अगला है इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में, इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के अनुसार एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक बनाया है, एफ ब्लॉक है ना। तो बाएं तरफ है आपका एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, राइट साइड में है वह पी ब्लॉक है और बीच में जो है वह एफ ब्लॉक है। ठीक है। संक्रमण तत्वों को, संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्व एस और पी के बीच में रखा गया, और पी के बीच में रखा गया। संक्रमण तत्व जो है, जो डी ब्लॉक के जो तत्व है, एस और पी के बीच में रखा गया। और सबसे नीचे जो है एफ ब्लॉक में, उसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है ना। नीचे जो तत्व है उसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया। अब है जो एक ही समूह के दो वर्ग, एक ही मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या था, एक ही समूह में दो वर्ग। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया है कि उसे अलग अलग कर दिया गया है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के दो वर्गों को अलग अलग कर दिया गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, फर्स्ट ए में भी रखा था और 7A में भी रखा था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट समूह में रखा गया, फर्स्ट समूह में रखा गया, समूह में रखा गया है। तो इस तरह से कई सारे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता है। अब है मेंडलीव आवर्त सारणी के दोषों का निवारण। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोषों का निवारण, तो देखिए क्या क्या दोष था। मेंडलीव कल हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, समस्थानिक का स्थान नहीं, और समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना। तो इस सब को क्या किया गया है कि निवारण किया गया है ना। तो मेंडलीव
के मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोषों का निवारण तो उसी के अनुसार जो मेंडलीफ ने जो दोष था आर्थिक आवर्त सारणी का निवारण किया। पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट ए समूह में रखा गया। हाइड्रोजन को फर्स्ट ए समूह इसलिए रखा गया, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 आता, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या किया गया, पहले समूह में रखा गया। दूसरा है कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। दूसरा है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। ये सब दोष उसका निवारण क्या है? तो चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉन के आधार पर बनाया गया था, इसीलिए निश्चित रूप से आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और पोटेशियम का 19 है। तो क्या होनी चाहिए, पहले आर्गन आएगा, इसके बाद पोटेशियम आएगा। इसी तरह कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक है वह 27 है और निकिल का जो परमाणु क्रमांक है यह 28 है। तो निश्चित रूप से पहले 27 आएगा, उसके बाद ही 27 आएगा, उसके बाद ही 28 आएगा। तो इसके दोषों का भी निवारण हो गया। ठीक है। अब है समस्थानिकों का स्थान। अब है समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान से अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो समस्थानिकों का स्थान हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उसको परमाणु क्रमांक 1 है और 2 है। तो हाइड्रोजन को क्या परमाणु क्रमांक क्या देते हैं, समान है, तो उसको एक ही स्थान पर रखा गया है। कार्बन का क्या है, 6 है और 12 है, C6 और 14 है। तो चूंकि परमाणु क्रमांक समान है तो इसलिए कार्बन को एक ही स्थान दिया गया है। तो इस तरह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों का निवारण किया गया। अगला है कि उत्कृष्ट गैस का उत्कृष्ट गैसों का स्थान है ना, उत्कृष्ट गैसों का स्थान। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को कहां रखा गया, ये ध्यान दीजिए। 17वें समूह में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, फ्लोरीन भी है। यह प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, और फर्स्ट के समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो प्रबल विद्युत धनी तत्व। तो प्रबल विद्युत धनी तत्व और प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के बीच में यह संक्रमण वर्ग का कार्य करता है। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन। तो इसलिए उत्कृष्ट गैस को जो 18वें समूह में रखा गया है यह सर्वथा उचित है। ठीक है। अब
एक ही समूह में रखा जाना, और समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या क्या था, पहले देख लीजिए। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या था कि क्षार धातु और मृदा धातु CuAg और Au को एक ही जगह रख दिया गया, लेकिन आवर्तिक आवर्त सारणी में क्षार धातु को बाहर कर दिया है, फर्स्ट समूह में रखा गया, फर्स्ट ए समूह में। मृदा धातु को कहाँ रखा गया, फर्स्ट बी समूह में। CuAg और Au को संक्रमण तत्व में रख दिया गया, इस तरह से अलग अलग कर दिया गया। तो मेंडलीव के दोषों का निवारण इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। ठीक है, एस के तत्वों के सामान्य गुण। क्या क्या सामान्य गुण है यह आप देखिए। एस ब्लॉक में जो है दो समूह बनाया गया है। एस ब्लॉक में दो समूह बनाए गए, फर्स्ट 1 और 2। इनमें समूह जो है, समूह फर्स्ट और सेकेंड ए रखा गया है। तो इसमें आपको क्षार धातु रखा गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रखा गया है। इसमें क्षारीय मृदा धातु रखा गया है ना, Be, Mg और Ca रखा गया है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। संयोजी कोष का जो विन्यास है, संयोजी कोष का विन्यास NS 1 से 2 तक। संयोजी कोष का विन्यास क्या है, 1 से 2 तक। ठीक है, दूसरा है इन तत्वों की निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होता है। इन तत्वों की निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे पहले समूह का करते हैं +1, दूसरे समूह का बात करते हैं तो +2 ऑक्सीकरण संख्या होता है। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन को छोड़कर, H को छोड़कर सभी तत्व धातु है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु है। ठीक है, ये प्रबल अपचायक है ना, प्रबल विद्युत धनी होते हैं, और इसके जो आयनन विभव होता है वह कम होता है। ठीक है, तो पहले समूह में अगला बिंदु है, पहले समूह में क्षारीय, यह आपका हो जाएगा क्षारीय धातु। पहले समूह का जो हो जाएगा क्षारीय धातु, और दूसरे समूह का जो होता है वह क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहा जाता है कि यह मिट्टी की तरह दुर्गलनीय है, गलता नहीं है। इसे जलाया जाता है तो मिट्टी की तरह यह दुर्गलनीय होता है। अगला जो आपके प्रॉपर्टीज है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, है ना।
इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जैसे Na2O, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? क्षारीय है। ठीक है, ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। यह क्या होता है? वैद्युत संयोजी यौगिक बनाता है। वैद्युत संयोजी यौगिक बनाता है। संयोजी यौगिक बनाता है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, और MgCl2 हो गया। ये सब क्या है? सभी वैद्युत संयोजी यौगिक है, धनायन और ऋणायन में बदल जाता है और ये ज्वाला परीक्षण देता है ना। ये क्या करता है? ज्वाला परीक्षण देता है। ज्वाला परीक्षण देता है। तो लिथियम जो होता है यह लाल होता है। सोडियम सुनहरी पीला, सोने जैसे पीला रंग रहता है। सोडियम सुनहरी पीला होता है। कैल्शियम जो होता है ईंट जैसे लाल। अब बेरियम जो होता है वह सेव जैसे हरा, है ना। तो यह ज्वाला परीक्षण स्थिति देता है कि खास के इसके जो लवण होते हैं, हाइलाइट लवण होते हैं, इसे बुनसन व ज्वाला में गर्म किया जाता है तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन भिन्न भिन्न रंगों में करते हैं। अगला है पी ब्लॉक के तत्वों के समान गुण। तो ठीक है, आप लोग इसे चूंकि बेसिक नॉलेज है यह ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए पी ब्लॉक के जो आप देखेंगे अपर सारणी में कहाँ है पी ब्लॉक? दाएं तरफ है ना। तो इन तत्वों के वायतन कोष में वायतन कोष जो होता है, वायतन कोष के NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP उपकोष में कक्षक में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके जो संयोजी कोष का विन्यास है, संयोजी कोष का विन्यास NS2 NP 1 से 6 तक होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरता है, कोष में भरता है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है ना। इनकी जो होती है निश्चित धनात्मक व निश्चित ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। इनकी निश्चित धनात्मक व ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, यह जो है सरल आयन, ये सरल आयन से मतलब है क्लोरीन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, है ना, I माइनस तथा जटिल CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस आयन बनाता है ना। तो यह
कि आपको धातु, अधातु और उपधातु में रखा गया है ना। पी ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु और उपधातु रखा गया है, और कुछ भारी धातु पीबी, लेड और विषमत को भी रखा गया है। ठीक है। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। इनके ऑक्साइड अम्लीय जैसे P2O5 है ना, P2O5 आपके Cl2O7 अम्लीय। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के हैं, जैसे SNO, उभयधर्मी है। यह उभयधर्मी से मतलब है कि यह अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करेगा। अगला गुण है, सामान्य गुण है, यह क्या करता है कि अपने ही ब्लॉक के तत्वों के साथ आपस में संयोग कर सहसंयोजी बनाता है ना। ये सहसंयोजी यौगिक जैसे PCl5, चूंकि फास्फोरस और क्लोरीन भी क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है, तो अपने ब्लॉक के तत्वों के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाता है। और S ब्लॉक के तत्वों के साथ आयनिक यौगिक बनाता है। ठीक है। आयनिक यौगिक जैसे देखे होंगे NaCl है ना, KCl है, तो यह क्या है, S ब्लॉक के तत्व है, यह P ब्लॉक के तत्व है, S ब्लॉक के तत्व है, यह P ब्लॉक के तत्व है, तो यह सब आयनिक यौगिक बना देता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके रह गए D ब्लॉक और F ब्लॉक रह गए। ठीक है। तो आप लोग कॉपी में इसे नोट करें और याद करें। धन्यवाद।